तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। 31 साल पहले दामिनी मूवी का ये संवाद आज एक बार फिर गूंज रहा है, यानी न्याय मिलना अभी बाकी है। सवाल हर किसी का है, लेकिन 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष के लिए कितना जरूरी था, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न्याय की आस और दहेज कानून का दुरुपयोग अतुल की आत्महत्या के बाद एक बार फिर सिस्टम और न्याय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दहेज के झूठे केस से इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुद को खत्म कर लिया। 24 पन्नों का एक लेटर और लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो छोड़ गए, जिसमें वो सभी सवाल मौजूद है, जिसका घर घर में आज मंथन होना चाहिए। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में, सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। साल था 1961। दहेज लेना और देना एक कुप्रथा के रूप में समाज पर हावी था। तब दहेज निषेध अधिनियम बना। दहेज लेने देने, इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान बनाया गया। इसके अलावा यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और ये साबित किया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान बनाया गया। तब लोगों को लगा ये वाकई एक शानदार कानून है, इससे महिलाओं को न्याय मिलेगा। और ऐसा नहीं है, न्याय मिला भी, लेकिन समय के साथ इस कानून का भयंकर दुरुपयोग होने लगा। उसका परिणाम है आज अतुल सुभाष का सुसाइड वीडियो। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं, केसेस फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। और ये केवल इकलौता केस नहीं है, ना जाने कितने अतुल जैसे लोग आज जेल की सलाखों के पीछे झूठे मुकदमों की सजा काट रहे हैं, कितने तारीख पे तारीख भुगत रहे हैं और कितने मर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस दिन अतुल सुभाष का वीडियो वायरल हुआ उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कहा कि वैवाहिक मतभेदों से पैदा हुए घरेलू विवादों में पति और उसके घर वालों को IPC की धारा 498A में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 498A पति और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का एक हथियार बन गई है। अतुल सुभाष के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो वो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। बेंगलुरु में एक निजी फर्म में उप महाप्रबंधक के पद पर था। साल 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से अतुल को निकिता मिली थी। निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली। अतुल की अच्छी जॉब के चलते दोनों की शादी हो गई। अगले साल एक बेटा हुआ, लेकिन इसके बाद अनबन बढ़ती चली गई। साल 2021 में निकिता बेटे को लेकर जौनपुर वापस आ गई। इसके बाद निकिता ने दहेज में 10 लाख की मांग के साथ अतुल और उसके परिवार के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज कराए। साल 2022 से अभी तक इस मामले में 120 बार अतुल की पेशी हुई, जिसके लिए उसे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था, तकरीबन महीने में 5 बार। अतुल का आरोप ये भी है कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनसे कई करोड़ों रुपए की मांग की। अतुल के अनुसार अदालत के माध्यम से हर महीने 80,000 रुपये मेंटेनेंस देने का भी दबाव बनाया गया और उनके बेटे को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बनाया गया। इससे तंग आकर 9 दिसंबर को अतुल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और सवाल बन गए कि आखिर महीने में 5 बार की सुनवाई में तारीख के अलावा होता क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी तारीख लेकर अतुल पर दबाव बनाया जा रहा हो, क्योंकि अतुल 24 पन्नों के सुसाइड नोट में जो सवाल छोड़ गए उसमें पत्नी, ससुराल वाले, एक जज, आत्महत्या का उत्पीड़न, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार के लिए उकसाने का भी आरोप है।
मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ देने की मांग की गई और 5 लाख रुपए जज द्वारा मांगे गए। अंत में अपने लेटर में लिख गया वो कि न्याय अधूरा है। सवाल कई हैं और सवाल दहेज के कानून का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के कानून के दुरुपयोग पर अब ये पहली बार चिंता व्यक्त नहीं की। इससे पहले भी मई में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कानून में संशोधन करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया था, आप एक दूसरे किस्से से भी समझ सकते हैं, जो इस देश का बड़ा ही फेमस किस्सा बन गया था। वो था निशा शर्मा केस। इस केस में मीडिया कानून व्यवस्था को शर्मसार तो किया ही था, हम लोगों को भी शर्मसार होना पड़ा था। दरअसल साल था 2003। निशा शर्मा नाम की एक 21 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की छात्रा थी। दूसरी ओर था मुनीश दलाल, जो 25 साल का था, एक इंजीनियर था और एक स्थानीय कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षक था। निशा के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश थी। उसके माता पिता ने एक अखबार में एक वैवाहिक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन पर मुनीश की मां की नजर गई। उसने संपर्क साधा। एक दूसरे से मिलने और जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद परिवार वालों ने फैसला किया कि मुनीश और निशा एक दूसरे के अनुकूल है और इस बात पर सहमत हुए कि उनकी शादी कर दी जाए। निशा और मुनीश की विधिवत सगाई हुई। शादी का मुहूर्त निकला 11 मार्च साल 2003। तय हुआ शादी नोएडा में होगी, जहाँ निशा का परिवार रहता था। तय समय पर मुनीश बारात लेकर नोएडा पहुंचा, लेकिन जब बारात स्वागत स्थल पर पहुंची तो मुनीश की मां ने निशा के पिता से 12 लाख नगद और एक मारुति स्टीम कार की मांग की। तो निशा के पिता देवदत्त शर्मा ने इन मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताई, जिस पर मुनीश के परिवार ने उन्हें गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मामला हाथापाई पर आ गया। मुनीश की मां ने निशा की मां को थप्पड़ मार दिया। मुनीश की बहन ने उन पर थूक दिया। ये सुनते ही निशा ने पुलिस बुला ली और ये सब किस्सा FIR में दर्ज करा दिया। यानी ये निशा का कोर्ट में पक्ष था। बारात को वापस भेज दिया गया। दूल्हा मनीष, दूल्हे की मां विद्या, उसके परिवार के कई सदस्यों को अगले दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मामला इतना हाईलाइट था कि मुनीश पर डासना जेल में अन्य कैदियों ने भी उसे लालची दूल्हा कहकर हमला तक कर डाला। कहानी क्या थी, पूरा किस्सा क्या था, क्या ये सच था और क्या इसमें सवाल थे? ये सब बिना सोचे समझे देश की मीडिया ने निशा को रातों रात स्टार बना दिया। कानून ने भी मुनीश की बजाय मीडिया की खबर सुनी। अखबारों की खबर बनी कि दहेज के मुंह पर निशा का तमाचा। निशा बनी दहेज विरोधी लड़कियों के लिए आइकन। निशा ने दी दहेज को पटकनी। मीडिया में निशा के धड़ाधड़ इंटरव्यू चालू थे। अखबार के पहले से आखिरी पन्नों पर निशा ही निशा। खबर ऐसी चली कि हर लड़की निशा बनना चाहने लगी। निशा शर्मा को देश भर से विवाह के प्रस्ताव मिलने लगे। एक राजनीतिक दल ने तो उन्हें स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट का ऑफर कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में जेम्स ब्रुक ने इस खबर पर विस्तार से एक आर्टिकल छापा तो क्रिस्टीन अमनपोर ने इस पर 1 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें भारत की दहेज प्रथा, दहेज विरोधी कानून, दुल्हन को आग में जलाने, कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषय उठाए गए। अमूल ने अपने विज्ञापन में निशा को अमूल बटर गर्ल की उपाधि दी तो महिला अधिकार कार्यकर्ता ज्योत्सना चटर्जी ने कहा कि इस एक विरोध प्रदर्शन ने अन्य लड़कियों को आगे आने का साहस दिया। बहरहाल 19 नवंबर साल 2003 निशा ने नोएडा में एक छोटे से समारोह में केवल 75 मेहमानों के साथ एक दूसरे कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जनवरी 2004 में निशा, उसके पति और उनके भाई को USA में ओपरा विनफ्रे ने एक टॉक शो में आमंत्रित किया। नाम दिया दहेज के मुद्दे को अंधकार युग से बाहर करने वाली निशा। गजब तब हुआ जब साल 2004 में मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय के रूप में निशा को शामिल किया गया, जिसका शीर्षक था दहेज की मांग पर जेल में आदमी। मुनीश, उसकी मां जेल में थे। मुनीश की मां एक सरकारी कर्मचारी थी। उसकी नौकरी चली गई। परिवार का कोई सहारा नहीं था। लेकिन फिर किस्से की परत उघड़ने लगी, सच सामने आने लगा। दरअसल जिस दिन मुनीश बारात लेकर गया वो विवाह स्थल से 100 मीटर दूर था। तभी नवनीत राय नाम का एक शख्स कुछ लड़कों को लेकर बारात के सामने आया और गुस्से में गाली गलौज करने लगा। नवनीत ने बारात में शामिल मुनीश के परिवार को बताया कि वो निशा का पति है और वे लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात को लेकर जब निशा के पिता से मुनीश के परिवार ने बात की तो निशा के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दहेज का खेल रच दिया। निशा के पिता ने पहले ही दूल्हे की मां विद्या पर हमला किया था, लेकिन किसी मीडिया संस्थान ने ये सच जानने की कोशिश नहीं की थी।
निशा को अपनी पिछली जिंदगी की परत उगड़ती दिखाई देने लगी। उसने भी पिता का साथ दिया। अपनी लव मैरिज को छिपाने के लिए मुनीष के परिवार को ईद का बकरा बना दिया। पता चला कि मंदिर में नवनीत से शादी की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि नवनीत राय बेरोजगार है और निशा के पिता के पैसे से जीवन गुजारना चाहता है, तो निशा इस शादी से मुकर गई। इससे खिन्न नवनीत ने निशा की शादी में खलल डाला, जिसका पूरा लाभ निशा और उसके परिवार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आकर खूब बटोरा। मामला अदालत में था, गवाह, साक्ष्य, सुनवाई चलने लगी। मुनीष के वकील ने अदालत के सामने जो सच रखा उसे सुनकर सब हैरान थे। निशा के पिता को नवनीत राय से निशा की शादी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपवाया। निशा ने 14 फरवरी 2003 को ही एक मंदिर में गुपचुप तरीके से राय से शादी कर ली थी। इसके 3 महीने बाद 11 मई 2003 को जब दूल्हे की बारात कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उन्हें लौटा दिया गया। जब वे लौट रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। मुकदमे के दौरान मुनीष की 68 साल की विधवा मां 75 साल की चाची को लगभग 320 बार अदालत जाना पड़ा, जो उनके घर से 75 किलोमीटर दूर थी, जबकि निशा का परिवार केवल 10 बार शामिल हुआ। अदालत ने माना कि नवनीत राय और निशा की शादी के सभी दस्तावेज सच थे। अभियोजन पक्ष द्वारा जाली साबित नहीं किए जा सके। 29 फरवरी 2012 को गौतम बुद्ध नगर जिले की एक जिला अदालत ने आरोपों के समर्थन में सबूतों की कमी के कारण मुनीष और उनके परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन 9 साल उस परिवार के कैसे गुजरे, मुनीष और उसके परिवार की कभी किसी मीडिया ने सुध नहीं ली, न ये जानने की कोशिश की कि जिस परिवार को मीडिया ने विलेन बनाया वो तो हीरो था, और जिस निशा को गर्ल आइकन बनाया वो तो विलेन थी। ये 1-2 झूठे मामले नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की संस्था ने साल दर साल झूठे मामलों का एक डाटा इकट्ठा किया। एनसीआरबी के अनुसार साल 2022 के दौरान इस अधिनियम के तहत कुल 356 झूठे मामले सामने आए। साल 2021 में 418 मामले झूठे सामने आए। साल 2020 में ये मामले कोरोना के चलते कुछ कम थे तो 297 आए। साल 2019 में इससे पहले 462 झूठे मामले सामने आए और 2018 में ये मामले 307 थे। ये सुप्रीम कोर्ट में दर्ज मामलों का हिसाब है, वरना छोटी कोर्ट और थानों में तो हर रोज न जाने ऐसे कितने मामले दर्ज होते हैं। अब मुंबई की वकील आभा सिंह ने अतुल सुभाष के मामले को कानून का घोर दुरुपयोग बताते हुए कहा है कि झूठे आरोप और उत्पीड़न के कारण पीड़ित की मौत हो गई। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए दहेज कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करने जा रही है तो सीधे तौर पर उन महिलाओं को न्याय से वंचित करना है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये सच है कि अतुल को सिस्टम ने विफल कर दिया, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अतुल की अंतिम लाइन हमें ज़रूर सुननी चाहिए, जहां वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे ही टैक्स के पैसे से अदालत या पुलिस या पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार को और मेरे जैसे कितने लोगों को परेशान कर रहा है। वीडियो में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें। आपका क्या सोचना है इस बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद।